मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कहाँ तक चर्चा हुई थी? आज तो काफ़ी दिनों के बाद पाठ चल रहा है जी। कहाँ तक हुई थी? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीन वाच्यों पर विचार हुआ जी। और क्या विचार हुआ? फल, व्यापार, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक धातु किसको कहेंगे, अकर्मक धातु किसको कहेंगे, सकर्मक का क्या लक्षण है, अकर्मक का क्या लक्षण है। सकर्मक और अकर्मक के विषय में पर्याप्त चर्चा हुई थी। और क्या चर्चा हुई थी? लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, इस सूत्र पर विचार हुआ था। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। सबसे पहले क्या चर्चा हुई थी? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पर ही विशेष चर्चा हुई थी। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का क्या तात्पर्य है? कर्तृवाच्य किसको कहेंगे? कोई पूछे कि कर्तृवाच्य क्या होता है, एक लाइन एक वाक्य में बताओ, कर्तृवाच्य किसको कहेंगे? जहाँ कर्ता उक्त होता है, वहाँ कर्तृवाच्य। जहाँ कर्ता उक्त होता है, वहाँ कर्तृवाच्य। पहले तो यहाँ पढ़ाया गया था, तोते की तरह रटाया गया था एक बात, फिर वीडियो में भी रिकॉर्ड है, वीडियो सुनने के लिए भी कहा गया था। उसके बावजूद भी ढाक के तीन पात, वही हाल है। जहाँ कर्ता उक्त होता है वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म उक्त होता है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव उक्त होता है वहाँ क्या है? भाववाच्य। बस यही है। किसको कहेंगे कर्तृवाच्य? कर्ता वाच्यम यत्र, जहाँ कर्ता ही वाच्य हो। वाच्य अर्थात अर्थ, जहाँ कर्ता ही अर्थ हो। किसका अर्थ? तिंग का। तिंग में ती को उदाहरण के रूप में लिया था। जहाँ ती का वाच्य अर्थात ती का अर्थ क्या हो? कर्ता हो, वो क्या है? कर्तृवाच्य। और जहाँ ती का अर्थ वो क्या है? और जहाँ ती का अर्थ वो भाववाच्य। ठीक है ना? तो ये तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हुआ। फिर क्या था? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक धातु किसको कहेंगे? फल व्यधिकरणम नहीं, फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम। क्या तात्पर्य हुआ? धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। अब ये फल और व्यापार अगर भिन्न भिन्न अधिकरण में रहेंगे, फल कहीं और रहेगा, व्यापार कहीं और रहेगा, तो ऐसा धातु क्या हो जाएगा? सकर्मक। और यही फल और व्यापार अगर एक ही जगह रहेंगे तो धातु क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। फल व्यधिकरण व्यापार वाचको धातु सकर्मकः, और फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण व्यापार वाचको धातु अकर्मकः। उसका उदाहरण भी देकर के बताया था। वो सब रिकॉर्ड है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सुनने में मेहनत लगेगी, समय देना पड़ेगा। अब समय तो है नहीं, है कि नहीं? समय है नहीं, समय तो है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ लगाने के लिए समय नहीं है। बाकी अन्य कार्यों के लिए समय यही है, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन पाठ लगाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। ये समस्या है, इसलिए पाठ तैयार नहीं हो रहा है। तो ये हो गया सकर्मक और
अकर्मक का लक्षण। उसके बाद क्या बताया था? लह कर्मणि च भावे च आकर्मक व्यय सूत्र पे चर्चा हुई थी, उसके पदों पे विचार किया गया था। और सूत्र का अर्थ क्या बना था? सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार आएंगे, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में लकार आएंगे। ये सूत्र का अर्थ बना था। सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार आएंगे, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में लकार आएंगे। ये चर्चा हुई थी। सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार नहीं लाना है, सकर्मक धातु से नहीं लाना है। अगर सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार लाएंगे तो देवदत्तेन घटः क्रियते इत्यादि वाक्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तब घट क्या होगा? अनुक्त हो जाएगा, कर्म अनुक्त हो जाएगा, भाव उक्त हो जाएगा। भाव अर्थ में लकार आएगा तो भाव उक्त हो जाएगा, जिस अर्थ में लकार आता है वो अर्थ उक्त हो जाता है। जो प्रत्यय का अर्थ होगा, जो ती का अर्थ होगा, वो अर्थ उक्त होगा। जब ती का अर्थ भाव हो जाएगा तो भाव अर्थ क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। कर्म अर्थ क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीय होने लग जाएगी। देवदत्तेन घटः क्रियते की जगह देवदत्तेन घटम क्रियते, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लग जाएगा। इसीलिए सकर्मक धातु से भाव अर्थ में लकार नहीं लाया जाता है। सकर्मक धातु से या तो कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे या कर्म अर्थ में लकार लाएंगे। कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे तो कर्ता अर्थ उक्त होगा, उसमें क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। जो अर्थ उक्त होता है उसमें प्रथमा होती है। कर्म अनुक्त हो जाएगा। जब कर्ता अर्थ में लकार आ गया तो कर्ता उक्त हो गया, कर्म क्या हो गया? अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्म में क्या हो गई? द्वितीय हो गई। किससे? कर्मणि द्वितीय। अनुक्त कर्म में द्वितीय हो गई। ऐसे ही जब कर्म अर्थ में लकार आएगा तो कर्म क्या हो जाएगा? उक्त। उक्त कर्म में क्या हो जाएगी? प्रथमा। किससे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। और जो कर्ता है वो अनुक्त हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। इसीलिए सामान्य रूप से कहा जाता है कर्तृवाची में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। क्यों? क्योंकि जहाँ कर्तृवाची होगा वहाँ ती का वाच्य हो जाएगा कर्ता। कर्ता उक्त हो जाएगा, उक्त होने से उसमें प्रथमा हो जाएगी। कर्म अनुक्त हो जाएगा, इसलिए उसमें द्वितीया हो जाएगी। और कर्मवाची में क्या होती है? तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया। क्यों? क्योंकि ती का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ती का अर्थ चूंकि कर्म हो गया इसलिए कर्म उक्त हो गया, उक्त होने से उसमें प्रथमा हो गई। कर्ता अनुक्त हो गया, उसमें तृतीया हो गई। तो कर्मवाची में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा, इस प्रकार से कहा जाता है। भाववाची में तो ती का अर्थ भाव होगा। अब भाव चूंकि क्रिया है, क्रिया अमूर्त है, अद्रव्य है, असत्व है, इसीलिए उसमें द्विवचन आदि की प्रतीति नहीं होती। द्विवचन बहुवचन उसमें है ही नहीं। और मध्यम पुरुष के साथ उसका अर्थ बनता नहीं है। युष्मत के साथ उसका अर्थ क्रिया, युष्मद का जो अर्थ है वो अर्थ ती का नहीं बनेगा। ती का अर्थ तो क्रिया हो जाएगा भाववाची में। तो युष्मत का अर्थ और ती का अर्थ एक नहीं बनेगा, इसीलिए वहाँ पर युष्मत के साथ उसकी एकार्थता नहीं बनने से वहाँ मध्यम पुरुष नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रथम पुरुष के साथ भी एकार्थता नहीं हो पाती, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? प्रथम पुरुष भी नहीं हो सकता। क्योंकि मध्यम पुरुष कहाँ होगा? मध्यम पुरुष वहीं होगा जहाँ ती का अर्थ कर्ता होगा, और वो कर्ता कौन होना चाहिए? युष्मद होना चाहिए। आगे सूत्र आएगा युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये सूत्र आएगा, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी, कहाँ मध्यम पुरुष होता है। ऐसे ही अस्मद्युत्तमः, कहाँ उत्तम पुरुष होता है, इसकी चर्चा भी आगे आएगी। तो सामान्य रूप से क्या समझना है? सामान्य रूप से ये समझना है कि ती का अर्थ कर्ता होगा, जहाँ पर क्या होगा? ती का अर्थ कर्ता होगा। और वो कर्ता कौन बनना चाहिए? युष्मत का अर्थ बनना चाहिए। युष्मत का अर्थ मतलब कौन होगा? त्वम युवाम यूयम, यही होगा। तो त्वम युवाम यूयम ही कर्ता होने चाहिए। ती का अर्थ भी कर्ता होना चाहिए, और वो कर्ता कौन होना चाहिए? युष्मत का अर्थ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा। और उत्तम पुरुष कहाँ होगा? जहाँ ती का अर्थ कर्ता होगा। वो कर्ता कौन होना चाहिए? अहम आवाम वयम होना चाहिए।
तब वहां क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। लेकिन और प्रथम पुरुष कहाँ होगा, जहाँ ती का अर्थ क्या हो, कर्ता हो, और वो कर्ता युष्मद और अस्मद से भिन्न हो, न तो युष्मद हो, हैं, न तो त्वम युवाम यूयम हो, न अहम आवाम वयम हो, इससे भिन्न हो, तो तब वहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है, तो भाववाच्य में तो ती का वाच्य, ती का अर्थ हो जाता है भाव, भाव का अर्थ क्या है, क्रिया। अब जो ती का अर्थ हो गया क्रिया, अब युष्मत का अर्थ तो क्रिया है नहीं, युष्मत का अर्थ तो त्वम युवाम यूयम है, ऐसे ही अस्मत् का अर्थ भी क्रिया नहीं है, अस्मत् का अर्थ भी क्या है, अहम आवाम वयम है। सहायता होते प्रथम पुरुष के जो करते हैं वो भी युष्मत ती का अर्थ नहीं बन रहा है वहाँ पर, क्योंकि ती का अर्थ तो क्रिया है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, न तो प्रथम पुरुष हो सकता है, न मध्यम पुरुष हो सकता है, न उत्तम पुरुष हो सकता है। केवल वहाँ पर प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष और नहीं हो सकता, और उत्तम पुरुष नहीं हो सकता, लेकिन प्रथम पुरुष हो सकता है। तो केवल प्रथम पुरुष ही वहाँ पर होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होता, प्रथम पुरुष होता है। और क्या होता है, तो द्विवचन और बहुवचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो क्रिया है उसमें द्विवचन की प्रतीति नहीं है, द्वित्व की प्रतीति ही नहीं है, ऐसे ही बहुत्व की भी प्रतीति नहीं है। चाहे 10 आदमी भी जाएंगे तो 10 आदमी जाते हैं, तो जाने से क्या होगा, जाना रूपी क्रिया तो एक ही हो रही है। राम जाता है तो भी एक ही जाना रूपी क्रिया है, 2 राम जाते हैं तो भी एक ही जाना रूपी क्रिया है, बहुत राम जाते हैं तो भी क्या है, एक ही जाना रूपी क्रिया है। तो क्रिया चूंकि एक है, उसमें द्वित्व की प्रतीति नहीं हो सकती, बहुत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, इसीलिए वहाँ पर द्विवचन और बहुवचन नहीं हो सकता। ऐसे ही एक वचन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एकत्व अर्थ भी क्रिया में नहीं है, तो एक वचन भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक वचन महाभाष्यकार के व्यवहार से हो जाता है। एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यते, ये महाभाष्यकार का व्यवहार है, इसलिए वहाँ पर एक वचन हो जाता है। तो मध्यम पुरुष के साथ समानाधिकरण न होने के कारण से मध्यम पुरुष नहीं हो, युष्मत् शब्द के साथ एकार्थता न होने के कारण से मध्यम पुरुष नहीं होता, अस्मत् शब्द के साथ एकार्थता न होने के कारण से उत्तम पुरुष नहीं होता, केवल प्रथम पुरुष होता है, एक बात। और क्रिया में द्वित्व बहुत्व की प्रतीति न होने के कारण से केवल एक वचन होता है, वही महाभाष्यकार के वचन से होता है, इसलिए भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ती का अर्थ भाव हो जाएगा, कर्ता अर्थ अनुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो अकर्मक धातु होगा, अकर्मक धातु से या तो कर्ता अर्थ में लकार आएगा या भावार्थ में लकार आएगा। भावार्थ में लकार आएगा तो भावार्थ उक्त हो जाएगा, और उक्त होने से वहाँ पर कोई विशेष फल तो है नहीं उक्त होने का, केवल प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, और कर्ता अनुक्त हो जाएगा तो उसमें तृतीया हो जाएगी। तो रामेण भूयते, रामाभ्याम भूयते, रामई ही भूयते इत्यादि रूप बन जाएंगे। और जब कर्तार्थ में लकार आएगा अकर्मक धातु से, तब कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, रामः भवति, रामः एधते। गच्छति कैसे होगा, गच्छति तो गम धातु तो सकर्मक है, अकर्मक धातु से भाव कर्ता अर्थ में लकार आएगा, अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार आएगा, सकर्मक धातु से भी रामः गच्छति तो हो ही सकता है, प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कौन धातु है, धातु सकर्मक अकर्मक नहीं है, वहाँ गम धातु है, वो सकर्मक धातु है। सकर्मक धातु से भी कर्ता अर्थ में लकार आता है, इसलिए रामः गच्छति प्रयोग बनता है, लेकिन भाववाच्य का उदाहरण नहीं बनाना है उसको। अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाओगे तो रामः भवति, रामः वर्धते, रामः एधते, इस प्रकार के रूप बनते हैं। और सकर्मक धातु से तो कर्ता में भी आएगा, कर्म में भी आएगा। कर्ता में आएगा तो रामः गच्छति, कर्म में आएगा तो रामेण गम्यते, ये प्रयोग बनेंगे। अकर्मक धातु से कर्ता में आएगा लकार तो रामः भवति, रामः एधते, रामः वर्धते, ये रूप बनेंगे। और अगर भाव में आएगा लकार तो रामेण भूयते, इस प्रकार के रूप बनेंगे। और सकर्मक अकर्मक के बारे में 2 श्लोक भी बताए थे। तो ये सारी चर्चा अभी तक हो चुकी है। आज का जो पाठ है मुख्य रूप से वह वर्तमाने लट सूत्र पर चलना है। वर्तमाने लट इस सूत्र पर आज चर्चा होनी है। तो पुराना पाठ तैयार करिए, तब तो आगे पाठ पढ़ाने का आनंद भी है। तो वर्तमाने लट सूत्र पर आज चर्चा होनी है। वर्तमाने लट यह 2 पद का सूत्र है।
वर्तमाने यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का है। रामे, रामे की तरह वर्तमाने सप्तमी विभक्ति एकवचन में बनता है। लट यह प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद का यह सूत्र है। और एक सूत्र है धातो हो, धातो हो यह सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। धातो हो क्या है ये? अधिकार सूत्र है। अधिकार का मतलब क्या होता है? उत्तरोत्तर गमनम, आगे के सूत्रों में इसका गमन होगा, आगे के सूत्रों में ये जाएगा। हैं? कृत्य प्रक्रिया में नहीं है, तृतीयाध्याय में है। बोलो, तृतीयाध्याय के प्रारंभ में है। इसके अंतर्गत कृत्य प्रक्रिया आएगी। धातु सूत्र कहाँ है? अष्टाध्याय में कहाँ है धातु सूत्र? तृतीयाध्याय के अंतर्गत, तृतीयाध्याय में। देखो धातु सूत्र का नंबर देखो, अष्टाध्याय निकालिए। लघु सिद्धांत में है धातु सूत्र। अष्टाध्याय नहीं है किसी के पास? मोबाइल में होगी अष्टाध्याय सूत्र, मोबाइल में तो होगी, अष्टाध्याय.com ऐप में नहीं है। तृतीयाध्याय से प्रथम पाद से, हाँ, प्रथम एक नवचतमो सूत्रम दिखाइए तो। लघु में है 3-1-91। कहाँ का है ये? कृत्य प्रक्रिया में तो लघु सिद्धांत में दिखाया ना, किताब का क्या नाश किए हो। कृत्य प्रक्रिया में लघु में दिखाया है। वस्तुतः इसको ये नहीं कह सकते आपकी कृत्य प्रक्रिया में, लघु में कृत्य प्रक्रिया में है। सिद्धांत में कहाँ है? सिद्धांत में कहीं और है जी। तो कहाँ है ये सूत्र? तो इसका अगर आपको परिचय देना हो कि धातु सूत्र कहाँ है, तो अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय के पहले पाद का कौन सा सूत्र है? 91 वाला सूत्र, ये बोलना जाएगा, ये बोला, इसका परिचय बोला जाएगा जी। धातु सूत्र कहाँ है? तो अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय के पहले अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय के पहले पाद का 91 वाला सूत्र है। ये इसका परिचय हुआ। वृद्धिरादय कहाँ का सूत्र है? अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। ये इसका परिचय हुआ। और सूत्र कहाँ का है? अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र है। ये इसका परिचय हुआ। वो तो ये प्रक्रिया अनुसारी ग्रंथ है ना, लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी, तो प्रक्रिया के अनुसार इनको रखा है जी। तो प्रक्रिया के अनुसार रखा है, तो लघु में कहीं और है, सिद्धांत में कहीं और है। लघु में भी हो सकता है वहीं हो, सिद्धांत में भी हो सकता है वहीं हो, सिद्धांत में भी वहीं है जहाँ तक है, कृत्य इसी में है। लेकिन वस्तुतः इसका परिचय क्या हुआ? तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। क्या प्रत्यय लिखी है? धातु हो तृतीयाध्याय, ये तृतीयाध्याय समाप्ते है ना, पूरे तृतीयाध्याय की समाप्ति तक चलेगा। धातु का अधिकार कहाँ चलेगा? पूरे तृतीयाध्याय की समाप्ति तक धातु सूत्र का अधिकार चलेगा। यानी कि तात्पर्य क्या हुआ? पूरे तृतीयाध्याय में कौन चलेगा? धातु का अधिकार रहेगा। 3-1-91 से आगे धातु का अधिकार शुरू हो गया। 3-1-91 से आगे मतलब 92, 93, 94 आदि सूत्रों में क्या जाएगा? अब ये धातु हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वर्तमान लट का नंबर देखिए, कितना नंबर है? लघु दूसरे पाद के 123। ये उसको मोबाइल में क्या देख रहे हो? पुस्तक में ही लिखा है वो तो सूत्र। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 123वां, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का जी। तो इधर आपका प्रथम पाद तृतीय अध्याय के प्रथम पाद से शुरू हुआ ना उसका, तो ये द्वितीय अध्याय में आ गया, द्वितीय पाद में आ गया। तो आ गया कि नहीं आ गया इस ये धातुओं के अधिकार में? क्योंकि पूरे तीसरे अध्याय में धातुओं का अधिकार चल रहा है ना जी। तो धातु सूत्र प्रथम पाद में ही आ गया। धातु सूत्र कहाँ आ गया? प्रथम पाद में आ गया। और ये वर्तमान लट कहाँ आ रहा है? दूसरे पाद में आ रहा है। तो इसका अधिकार तो दूसरे में भी रहेगा, तीसरे में भी रहेगा, चौथे में भी रहेगा। तो वर्तमान लट सूत्र धातुओं के अधिकार में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो धातुओं का अधिकार आएगा इसमें। किसका अधिकार आएगा? किस में आएगा? वर्तमान लट में कितने पद हैं? 2 पद। 2 इसके अपने हैं, एक ऊपर से आ गया। कौन आ गया? धातु हो आ गया।
धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जी। धातु से दो प्रकार के दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन कौन? कृत और तिंग। तिंग और कृत, वही कृत और तिंग है ना, कृत और तिंग। तिंग भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। तो कृत प्रत्यय भी किससे होते हैं? धातु से ही होते हैं। और तिंग प्रत्यय भी किससे होते हैं? धातु से ही होते हैं। कृत प्रत्यय भी किससे होते हैं? धातु से। और तिंग प्रत्यय भी धातु से। ठीक हो गया। जी। सुप प्रत्यय किससे होते हैं? या प्रातिपदिकात किससे होते हैं? सुप प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदिक। यंतात आबंतात प्रातिपदिकात च परे स्वादय प्रत्यय स्युः। यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से क्या होते हैं? परे आवंत को प्रातिसंज्ञा होती है। सुप्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय होते हैं। यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक के बाद में क्या होते हैं? सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक हो गया। और तिंग प्रत्यय किससे होंगे? धातु से। कृत प्रत्यय किससे होंगे? अब क्या बचे? तद्धित। तद्धित प्रत्यय किससे होते हैं? सुबंत से। सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही सिद्धांत है। सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही। तद्धित की उत्पत्ति किससे होती है? सुबंत से होती है। तद्धित की उत्पत्ति किससे होती है? सुबंत से होती है। सुबंतात तद्धितोत्पत्ति, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो सुबंत से होते हैं। तद्धित प्रत्यय किससे होंगे? सुबंत से होंगे। अब एक स्त्री प्रत्यय है, क्या है? स्त्री प्रत्यय किससे होंगे? वो भी प्रातिपदिक से ही होते हैं। स्त्री प्रत्यय भी किससे होते हैं? कितने होते हैं स्त्री प्रत्यय? 8 हैं। 9 भी कुछ लोग मानते हैं। एक स्फ है, प्राचाम स्फ तद्धितः, स्फ प्रत्यय भी एक, इसको लेकर के कोई लोग 9 भी कहते हैं। लेकिन स्फ लगने के बाद भी फिर ङीश करना पड़ता है, इसलिए 8 भी माने जाते हैं। टाप डाप चाप ङीप ङीस ङीन ऊंग ती, ये 8 स्त्री प्रत्यय हैं। ये भी प्रातिपदिक से ही होते हैं, लेकिन प्रातिपदिक के अंदर बैठा हुआ जो स्त्रीत्व है, प्रातिपदिक के अंदर बैठा हुआ जो उसका द्योतन करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं। स्त्रीत्व इनका वाच्यार्थ नहीं है, द्योत्यार्थ है। स्त्रीत्व का ये द्योतन करते हैं। तो ये प्रत्ययों का विवेचन हुआ। अब प्रत्यय किसको कहेंगे? तो प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम, इस प्रकार से समझिए। या जिसमें प्रत्यय का संकेत किया गया है आचार्य पाणिनि जी के द्वारा, वो सब क्या है? हाँ, वो सब प्रत्यय हैं। यत्र यत्र प्रत्यय से संकेतः तत्र तत्र प्रत्ययत्वम। प्रत्यय सूत्र भी आपका तृतीय अध्याय का ही है। प्रत्यय सूत्र भी कहाँ का है? तृतीय अध्याय। नंबर देखिए प्रत्यय सूत्र का। प्रत्यय सूत्र तो आपको उसमें मिल जाएगा, अजंत पुल्लिंग में भी मिल जाएगा लघु सिद्धांत के। ये 3-1-1 तृतीय अध्याय के हो गया ना। इसका अध्याय भी, इसका भी कहाँ क्या वृत्ति लिखी है? लिखी है वृत्ति कुछ? इसका अधिकार पूरा आपका कहाँ तक चलता है? आप पंचम परिसमाप्ति अधिकार है, ये पूरा पंचम अध्याय तक इसका अधिकार चलेगा। प्रत्यय सूत्र का अधिकार कहाँ तक चलेगा? पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक चलेगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय पंचम में है ना। तो पंचम अध्याय तक किसका अधिकार चलेगा? प्रत्यय का। तो इस प्रत्यय के अधिकार में जो जो आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। तिप्तजी भी इसी के अधिकार में है, सौजस मोड भी इसी के अधिकार में है, सारे कृत प्रत्यय इसी के अधिकार में है, सारे तद्धित प्रत्यय इसके अधिकार में है। इसलिए सब क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और एक सूत्र है परश्च। क्या सूत्र है? उसका नंबर क्या है? द्वितीयम 3-1-2। परश्च, इसका नंबर क्या है? 3-1-2। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। इसका भी अधिकार पूरे पंचम अध्याय तक चलेगा। तो ये जो प्रत्यय होंगे वो कहाँ होंगे? परश्च, पर में होंगे। ये परश्च सूत्र नियम सूत्र है। परश्च सूत्र क्या है? नियम सूत्र है। प्रत्यय परो भवत्येव, ऐसा नियम करता है। प्रत्यय तो पर में होता ही है। इसका फलितार्थ निकलता है न केवल प्रकृति ही प्रयुक्तव्या नापि केवल प्रत्यय। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता और न केवल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब भी प्रयोग होगा किसका होगा? प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही होगा। कुछ अपवाद हैं, ईयान इत्यादि, जहाँ पर केवल प्रत्यय बसता है, वो अपवाद स्थल हैं। लेकिन सामान्य रूप से प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही प्रयोग होता है। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता और केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। तो
ये जो धातोः सूत्र है इसमें वर्तमाने लट सूत्र है, इस वर्तमाने लट सूत्र में ये तीनों सूत्र आ रहे हैं। कौन तीनों सूत्र आ रहे हैं? धातुः भी आ रहा है, प्रत्यय भी आ रहा है, परश्च भी आ रहा है। प्रत्यय परश्च तो पूरे 5वें अध्याय तक जाएगा, धातुः केवल तीसरे अध्याय तक जाएगा। तो प्रत्यय परश्च जब 5वें तक जा रहा है तो और धातु वर्तमान लट जब तीसरे में ही है तो आएगा कि नहीं प्रत्यय परश्च? इसमें प्रत्यय परश्च भी आ रहा है वर्तमान लट में और धातुः भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो सूत्र में कितने पद थे? 2। वर्तमाने लट, वर्तमाने सप्तम्यंत, लट प्रथमांत, 2 पद का ये सूत्र था। हो गया ना? और कितने पद आ गए इसमें? एक धातुः आ गया और एक प्रत्यय आ गया, एक परश्च आ गया। कितने हो गए? 2 उसके अपने हैं। कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन? धातुः, प्रत्ययः, परश्च, वर्तमाने लट, ये 5 पद हो गए आपके। धातुः पंचम्यंत है, धातुः पंचमी व्यक्ति एक वचन का है। प्रत्ययः प्रथम व्यक्ति एक वचन का है। परश्च में 2 पद हैं, परः प्रथमांत है, प्रथम व्यक्ति एक वचन, च अव्यय पद। और क्या है आपका? वर्तमाने लट में 2 पद हो ही गए। अब ये धातुः आ रहा है, इसको कहाँ ले जाना? इस धातु को, धातु किस में आएगा? वर्तमाने लट में आएगा। धातु किस में आएगा? वर्तमाने लट में 2 पद हैं, वर्तमाने और लट। तो धातुओं को किस में जोड़ोगे? वर्तमाने में जोड़ोगे कि लट में जोड़ोगे? धातु वर्तमाने में जुड़ेगा। वर्तमाने जो है वो धातु के साथ जुड़ेगा, वर्तमाने जो है वो लट के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना? वर्तमाने को लट में नहीं जोड़ना है, वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? धातुः में ले जाना है। वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? धातु में ले जाना है, धातुः में ले जाना है, लट में नहीं ले जाना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वर्तमान अर्थ लटका नहीं है। वर्तमान काल रूपी जो अर्थ है वो लटका नहीं है। किसका है? धातु का है। धातु का ही अर्थ वर्तमान होता है, धातु का ही अर्थ भूत होता है, धातु का ही अर्थ भविष्यत होता है। धातु का ही ये तीनों अर्थ होते हैं। धातु का ही अर्थ क्या होता है? वर्तमान भी होता है, भूत भी होता है और तीनों अर्थ किसके होते हैं? ये धातु के ही होते हैं। जब धातु वर्तमान काल अर्थ को कहेगा तब लट होगा। जब धातु क्या कहेगा? वर्तमान काल अर्थ को कहेगा तब लट। जब धातु भूतकाल अर्थ को कहेगा तब आपके लंग आदि होंगे। जब भविष्यत अर्थ को कहेगा तब लृड आदि होंगे। ठीक है ना? तो वर्तमान अर्थ किसका है? धातु का है। तो प्रश्न हुआ कि जब धातु का अर्थ वर्तमान है तो लट क्यों लगा रहे हो? फिर लट क्यों ला रहे हो भाई? वर्तमान में तो लट ला नहीं रहे हो ना, वर्तमान अर्थ लट का तो नहीं है ना जी। वर्तमान अर्थ किसका है? धातु का है। तो लट की आवश्यकता क्या है फिर? अगर वर्तमान अर्थ लट का होता तब तो वर्तमान रूपी अर्थ की प्राप्ति के लिए लट का प्रयोग करना ठीक था, लेकिन वर्तमान अर्थ किसका हो गया? धातु का हो गया। तो लट का क्या कार्य है वहां पर? तो लट द्योतक है। लट क्या है? द्योतक है। वर्तमान काल अर्थ का वो क्या है? द्योतक है। एक द्योतक होता है और एक वाचक होता है। एक क्या होता है? वाचक होता है, द्योतक होता है। जैसे धातु का अर्थ क्या है? वर्तमान का। तो धातु वर्तमान काल अर्थ का वाचक हो गया। वाचक हो गया। जैसे लकार का अर्थ क्या था? कर्ता कर्म भाव था। जी। ती का अर्थ, लकार बोलो ती बोलो, ती का अर्थ क्या था? कर्ता कर्म भाव। तो ती कर्ता कर्म भाव अर्थ का वाचक हो गया। ती कर्ता कर्म भाव वाचक हो गया। तो ती के 3 वाच्य हो गए। कौन कौन? ती के 3 वाच्य हुए, कर्ता कर्म भाव। ती के कितने वाच्य हुए? कर्ता कर्म भाव। ये 3 क्या हो गए? ती के वाच्य हो गए। अर्थ बोलो, वाच्य बोलो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब तो जहां पर शब्द का अर्थ होगा वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। तो यहां पर वर्तमान अर्थ किसका है? धातु का है। तो वर्तमान अर्थ वाच्य है। किसका वाच्य है? धातु का। वाचक कौन है? धातु। तो लट का क्या कार्य है? तो लट द्योतक है। द्योतक मतलब प्रकाशक।
धातु के अंदर विद्यमान जो वर्तमान काल रूपी अर्थ, उस वर्तमान काल रूपी अर्थ का प्रकाशन करेगा। उस वर्तमान काल रूपी अर्थ का क्या करेगा? प्रकाशन करेगा। अब ये प्रकाशक क्या हुआ? द्योतक क्या हुआ? तो द्योतक ये होता है कि जो शब्द के अंदर निहित अर्थ का क्या कर देता है? वो प्रकाशन कर देता है। शब्द के अंदर निहित अर्थ का क्या करता है? प्रकाशन करता है। इसको बोलते हैं द्योतक। जैसे मान लिया मिट्टी है, सूख गई है, मिट्टी है और वो क्या हो गई है? सूख गई है। उसमें से गंध आएगी, सुगंध आएगी? नहीं आएगी। गंध किससे आती है? मिट्टी से ही आती है। गंध किससे आती है? मिट्टी से। लेकिन मिट्टी सूख गई है, उससे गंध आती है? नहीं। थोड़ा उसमें पानी डाल दो, मिट्टी में क्या करो? पानी डाल दो, तो पानी पड़ते ही मिट्टी से क्या आने लगती है? सुगंध आने लगती है। पानी पड़ते ही मिट्टी से क्या आने लगती है? सुगंध आने लगती है। तो प्रश्न हुआ है, सुगंध किसकी है? पानी की है या मिट्टी की है? पानी। कौन बोला पानी की है? हैं? मिट्टी की है। सुगंध किसकी है? मिट्टी की है। मिट्टी की है तो फिर पानी डालने से पहले क्यों नहीं आ रही थी? मिट्टी की अगर है तो पानी डालने से पहले क्यों नहीं आ रही? उसका प्रकाशन क्यों नहीं आ रही थी? एक बात। और अगर करो पानी की है, अगर क्या कहो पानी की है, तो जब तक हमने पानी को मिट्टी में नहीं डाला था तब तक उस पानी से क्यों नहीं आ रही थी? केवल खाली पानी से क्यों नहीं आ रही थी? है कि नहीं? इससे क्या लग रहा है? ना तो मिट्टी की है ना पानी की है। लेकिन मूल रूप से क्या बात है? मूल रूप से ये बात है कि वो है मिट्टी की ही। गंध किसकी है? मिट्टी की है। लेकिन पानी उसका द्योतक। जो गंध थी वो उसके अंदर निहित थी, लेकिन पानी ने क्या किया? उसको बाहर निकालने का कार्य किया। उस गंध को बाहर निकालने में वो माध्यम बन गया। कौन बन गया? पानी बन गया। तो पानी ने क्या किया? उस गंध का द्योतन किया, उस गंध का प्रकाशन कर दिया, प्रकट कर दिया उस गंध को। तो पानी क्या हो गया? द्योतक हो गया। जैसे मान लिया इस कमरे में बहुत सारी किताबें हैं और कमरे में क्या है? अंधकार है। कमरे में क्या है? अंधकार है। अब एक दिया लेकर के आ जाओ या लाइट जला दो, उससे क्या होगा? सारी किताबें दिखने लगेंगी कि नहीं दिखने लगेंगी? तो अब लाइट ने क्या किया? उन पुस्तकों का प्रकाशन किया, द्योतन मात्र किया, है कि नहीं? उसी प्रकार से धातु का अर्थ क्या है? वर्तमान है। धातु का अर्थ क्या है? वर्तमान। हाँ। और लट क्या कर रहा है? द्योतन कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है। ये एक पक्ष है। ये क्या है? एक पक्ष कि जो लटादि लकार हैं वो वर्तमान आदि अर्थों के द्योतक है। ये एक पक्ष है। लेकिन एक पक्ष यहाँ पर और है। आगे विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग सूत्र आएगा, उसमें बताया गया है कि वर्तमान आदि अर्थ लटादि के वाच्य भी होते हैं, लटादि वर्तमान आदि अर्थों के वाचक भी होते हैं। ये बात वहाँ बताई गई है। इसलिए उसकी वृत्ति में लिखा गया एषु द्योत्येषु वाच्येषु वा, द्योत्येषु वाच्येषु वा, ऐसी वृत्ति लिखी गई है उसकी। वो आगे चर्चा होगी। तो अभी ये समझिए कि वर्तमान को किसमें जोड़ना है? धातु में जोड़ना है। इसलिए अर्थ क्या बनेगा? वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु। ये वृत्ति लिखी है। क्या वृत्ति लिखी है? वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु। ये वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु। वर्तमान क्रिया, वर्तमान कालिक जो क्रिया, तद वृत्ति जो धातु, वृत्ति मतलब उस अर्थ को कहने वाली जो धातु, उस धातु हो, उस धातु से क्या होता है? लट स्यात्। उस धातु से लट होता है। तो लट को कहाँ ले गए? वर्तमान को कहाँ ले गए हैं? धातु में ले गए। वर्तमान को लट में नहीं ले गए हैं, है कि नहीं? वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु, ऐसा लिखा है। वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु, वर्तमान काल अर्थ का वाचक जो धातु, वर्तमान कालिक जो क्रिया, उस क्रिया रूपी अर्थ का वाचक जो धातु, उस धातु से क्या होगा? मतलब क्या हुआ? उदाहरण के लिए भू को ले लो। भू यह धातु जब वर्तमान काल अर्थ को कहेगा, भू यह धातु जब वर्तमान काल को कहेगा, तब इस भू धातु से लट लकार होगा। इसी प्रकार से भू यह धातु जब भूतकाल अर्थ को कहेगा, तब इस भू धातु से लंग आदि लकार होंगे।
इसी प्रकार से भू यह धातु जब भविष्यत अर्थ को कहेगा तब इस भू धातु से लृड आदि लकार होंगे। समझ में आ गई बात? जी जी। तो भूत भविष्यत वर्तमान अर्थ किसका है? धातु का ही है ना। और लड आदि लकार उसके क्या हैं? द्योतक हैं, प्रकाशक हैं। एक पक्ष हुआ और दूसरा पक्ष क्या है? वाचक भी माना जाता है। लड आदि लकार को क्या माना जाता है? वाचक भी माना जाता है। तो वर्तमान लट सूत्र का अर्थ क्या हो गया? वर्तमान क्रिया वृत्ते धातो हो, अर्थात वर्तमान कालिक जो क्रिया, उस क्रिया का वाचक जो धातु, उस धातु से लट लकार होता है। यह सूत्र का अर्थ हो गया। तो वर्तमान अर्थ किसका हुआ? धातु का हुआ। वर्तमान काल की क्रिया, वर्तमान मतलब वर्तमान काल की क्रिया, यह अर्थ किसका हुआ? धातु का। तो धातु वर्तमान कालिक की क्रिया अर्थ को जब कहेगा तब उस धातु से हमको से कौन सा लकार करना होगा? लट लकार करना होगा। यह सूत्र का अर्थ हो गया। ठीक है ना। अब प्रश्न होगा वर्तमान क्या है? ये वर्तमान क्या है? तो वर्तमान के अनेक लक्षण हैं। प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। प्रारब्ध जो क्रिया शुरू हुई या जो कार्य हमने शुरू किया और अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। कार्य शुरू तो हो गया लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। तो ये बीच का जो समय है, जैसे हमने पढ़ाई शुरू की और अभी चल रही है, तो ये समय क्या कहलाएगा? ये वर्तमान कहलाएगा, है ना। प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। प्रारब्ध और अपरिसमाप्त, शुरू हुआ और खत्म नहीं हुआ, उस बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? वर्तमान कहलाता है। अथवा भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। भूत नहीं है, भविष्यत नहीं है, इन दोनों से जो भिन्न काल है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। अथवा भूत भविष्यतो हो प्रतिद्वंद्वी वर्तमान काल, वर्तमान काल, इस प्रकार से भी कहा जाता है। भूत और भविष्यत का जो प्रतिद्वंद्वी है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो कुल मिला के तात्पर्य हुआ वर्तमान किसको कहेंगे? जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको क्या कहेंगे? वर्तमान कहेंगे। जैसे अभी हमारी पढ़ाई चल रही है तो ये क्या है? वर्तमान है। तो पठ धातु जब इस चलती हुई पढ़ाई रूपी अर्थ को कहेगा तब उस पठ धातु से हम क्या करेंगे? लट लकार करेंगे। तो क्या रूप बनेगा? पठति पठतः पठन्ति वयम पठामः, वयम पठामः, ये प्रयोग बन जाएगा। समझ में आ गया? आ गई बात? तो अब ये जो लट, ये जो सूत्र है वर्तमान लट, इसमें तो धातु हो लाए थे। वर्तमाने को किस में जोड़ दिया था? धातु में जोड़ दिया था। तो अर्थ क्या बन गया? वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातुर लट। अब ये लट क्या है? ये प्रत्यय है। ये लट क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यय का अधिकार आ रहा है। प्रत्यय का क्या आ रहा है? इसलिए लट क्या कहलाएगा? अब ये प्रत्यय तो है, ये होगा कहाँ? तो कहा परश्च, पर में होगा। परश्च का भी अधिकार आ रहा है। तो कहाँ होगा ये प्रत्यय? पर में, मतलब धातु के बाद में होगा। धातु से पहले भी तो हो सकता था ना। अगर परश्च नहीं होता तो लट को हम कहाँ रख सकते थे? भू से पहले भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, परश्च ये क्या कह रहा है? प्रत्यय बाद में ही होगा, बाद में होगा ही, इस प्रकार का नियम होता है। तो अब कितनी बात हुई? एक तो धातुओं को वर्तमाने को धातुओं में जोड़ना है। प्रत्यय आने से लट का नाम क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और ये लट प्रत्यय कहाँ होगा? अब धातु के बाद में होगा। परश्च, परस्य नहीं परश्च, धातु के कहाँ होगा? ये बाद में होगा। ठीक हो गया। अब लट में भी क्या है? अटौ इतौ। लट में भी लौ में जो अ है उसकी भी संज्ञा हो जाएगी और टौ की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। टौ की संज्ञा किससे होगी? अलंत्यम। उपदेशावस्था में अंतिम हलवर्ण है टौ, उसकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लोप का अर्थ क्या हुआ? श्रवणाभाव। इसका फिर श्रवण नहीं होगा। और लौ में जो अ है उसकी भी उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनुबंध लोप। अब जो लौ है, लौ की भी इत संज्ञा प्राप्त होगी लशक को तद्धिते सूत्र से, लेकिन विधान सामर्थ्यात लस्य नेत्वम। अगर लौ की भी संज्ञा करके लोप ही करना था तो उसका विधान ही क्यों किया? अगर पहले आपने लट का विधान किया, लौ का उच्चारण किया, फिर उसका क्या कर दिया? इत संज्ञा कर करके लोप कर दिया, तो विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा ना जी। तो विधान सामर्थ्यात, विधान सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होती है। ठीक हो गया। तो एक बार वृत्ति बोलिए इसकी वर्तमान लट की। वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु लट स्यात्। हाँ, अटावितौ। तो वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु लट स्यात् सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो गया। अटावितौ, अटौ इतौ, अटौ इतौ, एचो वायव से आवादेश हो जाएगा।
क्या बन जाएगा? अटाव इतौ, अटौ इतौ। अटौ अर्थात लठ में जो लो में अ है और ट है वो हो गए अटौ। अश्च टश्च इति अटौ इतौ, है ना। और ट की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। एति गच्छति इति इत, ये चले जाएंगे, इनका उच्चारण, इनका श्रवण नहीं होगा। आगे उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नयित्वम्। ये उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नेत्वम, उच्चारण सामर्थ्य से लट में जो लौ बचेगा उसका उच्चारण किया ना आचार्य पाणिनि जी ने, तो लस्य नेत्वम, न इत्वम, उसके इत संज्ञा नहीं होती, उसमें इत्व नहीं होता। किसमें नहीं होता? लकार में नहीं होता, अन्यथा लकार का उच्चारण करना ही क्या हो जाता? व्यर्थ हो जाता। तो इस प्रकार से लठ में क्या बचेगा? केवल लौ बचेगा। इसी प्रकार से जितने भी लकार आएंगे, 10 लकार आएंगे, सब में क्या बचेगा? लौ ही बचेगा। सर्वत्र उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नेत्वम जोड़ते जाना है और बाकी का अनुबंध लोप करते जाना है। बाकी जो है उनका अनुबंध लोप करते जाना है। लंग में गौ को हटा देना है, लोट में टौ को हटा देना है ना, और बाकी लोट में ओ टौ को हटा देना है। तो ऐसे कर करके लौ बचाना है सब जगह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इतनी चर्चा आज हुई वर्तमान लट सूत्र को लेकर के। इतनी चर्चा, ये सब पाठ तैयार करिए, अग्रिम चर्चा फिर अग्रिम पाठ में करेंगे।